दिसंबर में देहरादून में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी आज से 2 दिन के विदेश के दौरे पर हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज यूएई के लिए रवाना हुए, जहां पर कल दुबई में तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर उससे पहले ही तैयारियां काफी तेज कर दी हैं। इसके बाद में 18 अक्टूबर को अबू धाबी में सीएम धामी रोड शो करेंगे। इस रोड शो में टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर भी फोकस रहेगा और यूएई दौरे से सरकार को 30,000 करोड़ के निवेश के एमओयू की उम्मीद है। सीएम अलग अलग क्षेत्रों में कारोबारियों को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए कारोबारियों को आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि देहरादून में दिसंबर में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ में पवन गौड़ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पवन, सीएम कब रवाना हुए और साथ ही ये भी बताइएगा कि आखिर वो क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर सीएम का विदेश दौरे के दौरान में फोकस रहेगा? देखिए, सुबह 11 बजे की फ्लाइट से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। वहां आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और तमाम जो लोग हैं वहां के उनके साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद में 17 तारीख को यानी कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले सुबह B2G जो ग्रुप है वहां का जो दुबई में जो निवेशक है उनके साथ मुलाकात करेंगे और उसके बाद में शाम को यूएई के अंदर ही उनकी रोड शो करेंगे और तमाम वहां के जो निवेशक हैं उनको उत्तराखंड में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करेंगे। चूंकि दिसंबर के महीने में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड के अंदर होना है और उत्तराखंड सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया से तमाम निवेशक जो हैं वो उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड के विकास में सहभागी बने। तो काफी ज्यादा अहम हो जाता है ये दौरा। आप नजर बनाए रखिएगा। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि हरीश रावत बुढ़ापे के प्रभाव में आकर अब अनाप शनाप बोल रहे हैं। देश की आजादी में बड़ा योगदान देने वाले वीर सावरकर के बहाने हरीश रावत जिन्ना के समर्थन का रास्ता खोज रहे हैं और महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं और वीर सावरकर जैसे जो राष्ट्रवादी संत देश की आजादी में सावरकर का योगदान था। अब जिन्ना का समर्थन किस प्रकार से किया जाए इसका हथियार हरीश रावत ढूंढ रहे हैं और जैसे पिछली बार पूरे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात की है, आज जिन्ना का गुणगान करने का एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं। के लिए बीजेपी जिम्मेदार बताने वाले बयान पर बीजेपी के महामंत्री और उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरीश रावत पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता एक परिवार के गुलाम हैं और हरीश रावत भी नेहरू परिवार के गुलाम हैं, इसलिए उनको बचाने के लिए ऐसा बोलते रहते हैं। कांग्रेस वाले तो एक परिवार के गुलाम है ना, जवाहरलाल नेहरू, तो उसके परिवार के आगे मत्था टेकते हुए उनको बचाव में ही काम करते हैं। इनको देश की संस्कृति संस्कारों से कुछ नहीं मालूम। इनको 15 लाख लोग मारे गए तो उससे कोई मतलब नहीं है और लगातार जिस प्रकार से अपमान सैनिकों का भी करते रहे हैं, ये देश के नागरिकों का SC ST OBC ये वो करके अपमान करते रहे हैं। गरीबों का गरीबी हटाओ का नारा देकर गरीबों का अपमान करते रहते हैं। तो इनको अपमान करने का एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, उसको उपयोग करते रहते हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम हरीश रावत ने क्या विवादित बयान दिया था। भाजपा इसलिए इस देश के अंदर दो देश की बात, मुसलमानों के लिए अलग देश की बात सबसे पहले सावरकर जी ने कही थी और सावरकर को भाजपा अपना इष्ट मानती है। सावरकर से इस बात को पाकिस्तान शब्द को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिया था। तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो सावरकर के मानस पुत्र थे भारत के विभाजन। उत्तरकाशी में टिहरी झील से प्रभावित बंढाण गांव के ग्रामीण ने 25 अक्टूबर से जल समाधि की चेतावनी दी है। THDC और जिला प्रशासन को यह चेतावनी दी गई है। आखिर गांव के लोग जल समाधि लेने को मजबूर क्यों हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं।
टिहरी झील में उतरकर प्रदर्शन करते ये लोग बधान गांव के हैं, जो टिहरी झील से प्रभावित हैं। दरअसल टिहरी झील का जलस्तर हर साल बढ़ता है, जिससे 24 परिवारों के घरों पर दरारें आ गई हैं और भूधसाव का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते ग्रामीण टिहरी बांध पुनर्वास विभाग से घरों का मुआवजा देने की मांग पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। हालांकि टिहरी झील बनने के दौरान टीआरडीसी ने इन ग्रामीणों को जमीन के बदले ऋषिकेश, हरिद्वार में जमीन दी, लेकिन घरों का कोई मुआवजा नहीं दिया। इन ग्रामीणों में कुछ ग्रामीण ऐसे भी हैं जिन्हें टीएचडीसी से कुछ नहीं मिला। ये बोलने के हमारे न जगह न जमीन मिली, लोगों को तो प्लॉट मिले, हमें कुछ नहीं मिले। वो हमने कहा जाने, हमारे सुने वाले सब लगा कि हमने कहा जाने लगा। जगह नहीं मारा, जमीन नहीं, घर नहीं, हमारे बाहर नहीं मारा जाए, पर हमें दे दिया मारा जाए। तब नहीं तो हमें सुधर न डुबाया, और सुधर डुबाने से सुधर डुबा मारा जाए। दवा और हमारे पास कुछ भी नहीं। पिछले 1 साल में जिस तरह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उससे ग्रामीणों में दहशत है, क्योंकि घरों में दरारें हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकते हैं। लिहाजा समस्या का समाधान नहीं होने पर गांव के लोगों ने 25 अक्टूबर से टिहरी झील में जल समाधि की चेतावनी प्रशासन और टीएचडीसी को दे दी है। हमारा यही कहना है सरकार से कि जैसे परसों ही भूकंप आया यहाँ पे, तो पहले तो हमारे मकानों में हल्की दरारें आ रखी थी और भूकंप से उससे भी थोड़ा और ज्यादा दरारें आ गई, और जब से ये झील है, झील के कारण से ही वो दरारें आनी शुरू हो गई। जब बारिश होती तो ऊपर से सड़क का पानी भी सीधा नीचे आता है। हम अनुसूचित जाति के जितने भी परिवार हैं, 24-25 परिवार, हम ही सबसे निचले भाग में है, मतलब झील के एकदम नजदीक पास में ही है। सबसे ज्यादा दिक्कतों की परेशानी हमें होती है। नहीं हुआ, मकानों में दरारें आ गई, इसीलिए हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हम यही चाह रहे हैं अगर मकानों को पेमेंट हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता तो हम 25 तारीख से जल समाधि लेने के लिए सभी लोग तैयार हैं। जल समाधि की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसीलिए पड़ रही कि हमने कई बार दौड़ गए, कई बार पत्रचार कर दिया, कोई सुनाई नहीं हो रही, मकानों को पेमेंट नहीं हो रहा। ग्रामीणों में टीआरडीसी के खिलाफ आक्रोश है, इसीलिए गांव के लोग जल समाधि की बात कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को इन ग्रामीणों ने जल समाधि लेने का फैसला लिया है। अब देखना होगा कि इनकी जो चेतावनी है उसको प्रशासन और टीएचडीसी पुनर्निवास जो विभाग है वो किस तरह से लेता है। बलबीर परमार, न्यूज 18, ग्राउंड जीरो, बदानगांव, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में महिला होमगार्ड को सशक्त बनाने के लिए विभाग उनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई है। 1 महीने तक हुई 40 महिला होमगार्ड की ट्रेनिंग के बाद में आज सभी महिला होमगार्ड को एसीएस राधा रतूड़ी ने प्रमाण पत्र बांटे और साथ ही राधा रतूड़ी का कहना है कि इन ट्रेन हथियार बंद महिला होमगार्ड से जल्द ही सुरक्षा संबंधी एजेंसियों के साथ में मिलकर काम में लिया जाएगा और आने वाले दिनों में सीएम के साथ में मीटिंग भी की जाएगी और उसमें इनका प्रस्ताव भी रखा जाएगा। बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है और विशेष रूप से अभी क्योंकि नवरात्रों का त्योहार शुरू हुआ है और उस ऐसे अवसर पर महिलाओं को सशक्त करने का एक प्रयास है। इसके लिए मैं होमगार्ड विभाग के कमांडेंट और इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहती हूँ। ये पूरे उत्तराखंड में हम लोगों के पास लगभग 5,500 होमगार्ड्स हैं और इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट में पहले भी जो लेडी प्लाटून है लेडी होमगार्ड्स की वो विद्यमान है, बाकी 10 डिस्ट्रिक्ट में भर्ती चल रही है। इसमें जो पुरुष होमगार्ड हैं उनको हमने पहले एसएलआर की ट्रेनिंग दी, पिस्टल की ट्रेनिंग दी थी। उसी क्रम में जो लेडी होमगार्ड्स हैं वो भी डिपार्टमेंट में और अपना पूरा सोसाइटी में अपना अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएं। चीन और नेपाल बॉर्डर पर बसा गुंजी गांव कभी भी जमींदोज हो सकता है। पिथौरागढ़ का ये बॉर्डर गांव भले ही सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा अहम हो, बावजूद इसे बचाने की कवायद उस तेजी से नहीं होती दिख रही है जिस तेजी से इसे 2 नदियां निगल रही हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद गुंजी गांव जितना ऐतिहासिक है उससे कहीं ज्यादा इसका वर्तमान में महत्व है। ये गांव जहां इंडो चाइना ट्रेड का केंद्र होने के साथ ही कैलाश मानसरोवर का अहम पहाड़ है, तो वहीं चीन और नेपाल के करीब होने के चलते इसका सामरिक महत्व भी है। इस गांव में सेना के साथ ही आईटीबीपी और एसएसबी भी मौजूद रहती है। साल भर आईटीबीपी और एसएसबी की यहाँ पर मौजूदगी रहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से इस गांव के वजूद पर खतरा मंडरा रहा है।
असल में गुंजी को काली और कुटी यांगती नदी ने दोनों तरफ से घेरा हुआ है। इन दोनों नदियों के तेज कटाव के चलते आए दिन गुंजी नदियों में समा रही है। गुंजी के लिए खतरा यह है कि जो नदी से भू कटाव हो रहा है दोनों तरफ, एक तो महाकाली नदी जो नेपाल और एक कुटी यांगती करके उधर से आता है, कुटी नदी, वो हमारा जमीन बहुत ही कटाव हो रहा है। ग्लेशियर से निकलने वाली काली और कुटी यांगती नदियों का बहाव साल भर तेज रहता है, जिसके चलते आए दिन ये दोनों नदियां गुंजी को आसानी से काट रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से अहम होने के चलते सेना को भी गुंजी में जमीन की दरकार है, लेकिन गुंजी का भूभाग आए दिन कम हो रहा है। इतना ही नहीं, बॉर्डर के इस गांव को केंद्र सरकार ने वाइब्रेंट विलेज में भी शामिल किया है। फिर इसे बचाने की कवायद तेज होती नजर नहीं आ रही है। ये बात अलग है कि गुंजी से लेकर धारचूला तक हो रहे कटाव को रोकने के लिए 200 करोड़ के प्रस्ताव केंद्र को जरूर भेजे गए हैं। गुंजी से लेकर धारचूला और उससे आगे भी सिंचाई विभाग ने काफ़ी प्रपोजल बनाए हैं और इसमें लगभग 200 करोड़ के प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजे हैं और केंद्र सरकार से भी वहाँ पे रक्षा मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय को भी भेजा गया है। तो जैसे ही वो प्रपोजल सैंक्शन हो जाते हैं, यहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। इसमें काफ़ी पॉजिटिव है, वहाँ पे प्रस्ताव के उनके अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही है। गुंजी जैसा खतरा काली नदी के किनारे बसे कई इलाकों में मंडरा रहा था। कुछ इलाकों को बचाने के लिए सुरक्षा दीवार लगाई भी जा चुकी है, लेकिन गुंजी को लेकर वो गंभीरता नजर नहीं आ रही है, जिसकी दरकार लोगों को है। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ ही कई मायनों में खास रहे गुंजी को बचाने की कवायद आखिर कब शुरू होगी। विजय वर्धन उप्रेती, संवाददाता, पिथौरागढ़, न्यूज़ 18। चीन और नेपाल बॉर्डर के करीब बसा गुंजी इलाका धीरे धीरे काली नदी की चपेट में आ रहा है। आप देख सकते हैं कि काली नदी ने इस इलाके को पूरी तरीके से काटा हुआ है और साल दर साल ये इलाका लैंडस्लाइड की जद में आ रहा है। अगर इसको बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं किया गया तो निश्चित है कि गुंजी का आधा इलाका जल्द ही इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।